ठोस धातु किसे कहते हैं? शुद्ध पदार्थ कौन से होते हैं? अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? क्या सभी धातुएं एक प्रकार से क्रियाएं करती हैं? विद्यार्थियों को धातुओं व अधातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताना। विद्यार्थियों को धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार से होती है के बारे में बताना। विद्यार्थियों को धातुओं की प्राप्ति के चरणों के बारे में बताना। विद्यार्थियों को धातु की प्राप्ति किस प्रकार होती है के बारे में बताना। धातुएं व धातुएं लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु के ऑक्साइड बनाती हैं। धातु ऑक्सीजन, धातु ऑक्साइड उदाहरण के लिए जब कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाती है। विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं। इसी प्रकार एल्यूमीनियम ऑक्साइड प्रदान करता है। अब इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस प्रकार से एल्यूमीनियम ऑक्साइड में चेंज होता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, लेकिन एल्यूमीनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उभयग्नि ऑक्साइड कहलाते हैं, जैसे कि इसमें वीडियो में दिखाया भी गया है। आप देखेंगे कि यह हाइड्रोजन के बबल्स भी उत्पन्न कर रहा है। अब मोमबत्ती एक आवाज करके बुझ जाती है। अम्ल तथा क्षारक के साथ एल्यूमीनियम ऑक्साइड निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। इसमें देखिए ब्रोमाइन रखा हुआ है। ऑक्सीजन व पानी के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं, जैसे कि सोडियम एंड पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं वायलेंटली, तो इसको यदि इसीलिए उसमें रखा जाता है केरोसिनॉल में। वैसे ही कैल्शियम वह भी वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है पर ज्यादा वायलेंटली, ज्यादा उत्तेजकता से नहीं करता है। फिर है मैग्नीशियम। यह कोल्ड वाटर यानी कि ठंडे पानी के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। इसको रिएक्शन इसका देखने के लिए हमें इसको गर्म पानी में डालना पड़ता है। एल्यूमीनियम, आयरन एंड जिंक जो होते हैं वो रिएक्ट कोल्ड और हॉट वाटर दोनों के साथ करते हैं। इनका जो रिएक्शन है वह दोनों के साथ ही नहीं होता। पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने तथा आकस्मिक आग को रोकने के लिए केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है।
सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आदि जैसी धातुएं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की यह परत धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन तो नहीं होता, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला में लोह चूर्ण डालते हैं तब यह तेजी से जलने लगता है। कॉपर का दहन तो नहीं होता, लेकिन गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। इन धातुओं के नमूनों में सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति के लिए हमें अनेक चरणों से गुजरना होता है। धातुओं का निष्कर्षण, अयस्कों का समृद्धिकरण, सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी में मध्य आने वाली धातुओं का निष्कर्षण से। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण से इस वीडियो में भी यह दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार से अभिक्रिया कराई जाती है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं काफी अनाभिक्रिय होती हैं। इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही धातु प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाब्रीन मरकरी का एक आयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मरकरीयुक्त आयस्क में परिवर्तित हो जाता है। और अधिक गर्म करने पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी में अपचयित होता है। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं इसी प्रकार प्राकृतिक रूप से Cu2s के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। सक्रियता श्रेणी में मध्य आने वाली धातुओं का निष्कर्षण जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर आदि की अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान है। इसलिए अपचयन से पहले धातु के सल्फाइड एवं कार्बोनेट को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित करना आवश्यक है। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निष्पादन कहते हैं। सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाली वस्तुएं जिंक के अयस्कों के भर्जन एवं निष्पादन के समय निम्न रासायनिक अभिक्रिया होती है। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। इस विधि को आप वीडियो में भी देख सकते हैं। यह विद्युत अपघटनी परिष्करण कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि जैसी अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। विद्युत अपघट्य से जब धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलय अशुद्धियां विलयन में चली जाती हैं और अविलय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है। इसे एनोड पंख भी कहते हैं।
अथ्रास।